जो होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। नवीन, ओके सर। ठीक है, ओके। एक, नवीन बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस सर। ओके बेटा, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? परसेंटेजेस। ओके ओके, एक मिनट। ओके बेटा, परसेंटेज क्या होता है? नवीन, हेलो। हाँ बेटा, सुना है परसेंटेज नाम पहले, हाँ सुना है सर, सुना है। है ना? और हाँ। पता भी है क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? एक बार मतलब अगर मैं डेफिनेशन पूछूं कि परसेंटेज क्या होता है, तो बता सकते हो कुछ? डेफिनेशन सर, कुछ को पता हो? सर डेफिनेशन हाँ बेटा, बोलिए डेफिनेशन बोलिए। का नहीं पता सर। डेफिनेशन नहीं, जो भी आपको परसेंटेज के बारे में पता हो बेटा वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, वॉट एवर यू नो। सर जो भी कोई संख्या होती है, जैसे मान लो जैसे 100 तक संख्या है, अब उसमें किसी भी हम्म चीज का जितना वो हम्म। मतलब चलो नहीं। एक एग्जांपल दो आप तो परसेंटेज का, कुछ भी। जैसे एग्जाम में परसेंटेज होती है, और किसी भी मतलब कोई भी अपन कार्य कर रहे हो अच्छा, एग्जाम में जो परसेंटेज हाँ होती है, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। एग्जाम में जो परसेंटेज होती है वो कैसे निकलती है? सर, जितने नंबर का जो पेपर है और जितने अपने आए हैं उनसे हाँ निकलती है सर। हाँ, ओके ओके ओके। सो उसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो उसको ये बोलेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक, वही यस सर। ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, हाँ। है ना? और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस सर। ठीक है। यही होती है परसेंटेज। ओके बेटा, परसेंटेज एक्चुअली पर 100, ये सिंपल सा मीनिंग होता है। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। ये बताओ बेटा, 25% ऑफ 400 कितना होगा? पेपर पेन ले आए आप? यस सर। सर 100 होगा। हाँ, तो पेपर पेन ले। 100, हम्म। ओके, वेरी गुड। तो 25% ऑफ 400 इज 100, 100। ठीक है। ये कितना होगा? 100 ही होगा सर, ये भी। ये भी 100 होगा, वेरी गुड। ये 11 तो 220। वेरी गुड। बेटा ये 33.3। इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। 91। 91, 1। ओके, ये वाला 91, ऑल राइट। सो
किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो बेटा आप? सर लास्ट वाली संख्या है ना, तो पहले तो सर जैसे थर्टी हाँ थ्री पॉइंट थ्री थ्री है, तो ये 100% का मतलब हाँ, तीसरा भाग होता है ये। तो ये जो 273 है उसमें 3 का भाग दे देंगे तो 91 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि 273 डिवाइडेड बाय 3, या सर। है ना? तो बस 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 91 मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि 33.33% कितना होता है? 1/3 बोलते हैं इसको अपन, है ना? हाँ सर। या 100/3, राइट? सो अपना आज इस टॉपिक को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है, और आपके साथ करने में बड़ा मजा आएगा बिकॉज आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानते हो, तो प्रैक्टिस में आसानी रहेगी। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें पेन और पेपर कम से कम यूज करना पड़े। ऐसा नहीं है बिल्कुल यूज नहीं करना, बट कम से कम पेपर और पेन को यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आंसर लाएंगे। जैसे बेटा 25% ऑफ 400 निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? सर 25% जो 100 होता है उसका फोर्थ मतलब चौथा भाग होता है, फोर तो होता 400 में। है ना? हाँ। तो 400 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हाँ 100 सर। आ गया। यही कहना चाह रहे हो? या सर। ओके। इसी तरह से 20%, ये कैसे निकाला? सर इसका पहले मैंने 10% निकाल लिया, उसको फिर 2 से गुणा कर दिया। वेरी गुड, मतलब 1100 है उसका, पहले आप, ये तो हो गया 100%, हाँ। फिर इसका आपने 10% निकाला तो एक जीरो कम कर दी, यही किया। या सर। अब अपने को 20% चाहिए तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 220 अपने पास में आ गया, है ना? देखो बेटा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के जो सबसे पहला तरीका बचपन में सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, जो आया डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। सबसे पहले यही सीखा हमने हाँ सर। स्कूल में। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता था, बट स्टार्टिंग थी इसलिए टाइम बहुत था, तो ये हो गया। फिर धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करी तो हमने ये देखा कि जैसे आपने यहाँ अप्लाई किया 33.33% में कि 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, ये पता कर लो। और तीसरा तरीका ये है जो हमने यहाँ पे ये वाला चीज करी। कई बार हमें ये, अब आगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम्स आप दोगे वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। इस वाले तरीके को हमें ये मान लो लगभग अवॉइड करके चलना है कि इस तरीके को काम में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आंसर तो इससे भी आता है बट टाइम बहुत लगता है, इट इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें प्रैक्टिस करनी है बेटा इस पर्टिकुलर मेथड की और इस मेथड की। कई बार हमें नहीं पता चलता कि 1/5 है, 1/4 है, 1/3 है। सो इन दैट केस हम ये मेथड अपनाते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब जितना भी पढ़ेंगे उसमें इन दोनों मेथड्स को ही काम में लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ बेटा, ये कितना होगा? ये सॉरी सर। नहीं आया? नो सर। अरे कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं बेटा। 16.66 जो होता है वो 1/6 होता है, तो 600 डिवाइडेड बाय 6, 100। आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। चेक करके देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हाँ सर। है ना? तो बस 600 डिवाइडेड बाय 6, तो मुझे मिल गया 100, यानी 16.67% ऑफ 600 इज 100। आ गया समझ में? हाँ सर। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। ये वाला, ये बताएं जरा। यस नवीन। 14.29% ऑफ 700। सर 100.04 शायद। 100.04 कैसे कैलकुलेट किया? सर ये जो 700 था उसमें पहले बटन में 100 लगाया तो वो जीरो से जीरो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर उसको 14.29 से गुणा कर दिया। क्या हम्म। आपने ये किया है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया। राइट नवीन? सर ये नहीं किया सर, 14.29 इंटू तो 7 किया फिर था। 14.29 इंटू 7। हाँ 14.29 into 7 है ना? हम्म। यानी वही बचपन वाले तरीके पे पहुंच गए हम वापस। अब आप देखिए, ये जो 14.29 है, ये बेटा होता है 1/7 या 100/7। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ ये करना था, यहां लिखना था 1/7 इंटू 700। तो यानी 700 को 7 से डिवाइड किया तो अपने पास में 100 आंसर आ गया। बेटा एग्जाम में क्या होता है जनरली, जब भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम्स देते हो, तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चन ये आपको जनरली मिलते हैं। और ये क्वेश्चंस देने का उनका जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज नॉट लाइक दे वांट टू टेस्ट यू। वो आपको चेक नहीं करना चाहते कि आपको परसेंटेज निकालना आता है या नहीं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि कितना जल्दी आप इनको कैलकुलेट करते हो। जो मेथड अभी आपने लिया बेटा, ये 14.29 into 7, ये टाइम ज्यादा लेगा। इसमें तकरीबन आप 20-25 सेकंड्स लगा दोगे। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि 16.67% इज 1/6, तो मैं क्या करूंगा, इस 600 को केवल 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, या अदर वर्ड्स में बोले तो मैं 600 को 6 से डिवाइड करूंगा और मुझे 100 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे पता है 33.33, अगर आप इसको इस मेथड से करने बैठ गए, किस मेथड से, कि सर 33.33 एंड अपॉन 100 इंटू 273, अब अगर इस मेथड से मैं करूंगा तो आंसर तो मुझे मिलेगा, पक्की बात है आंसर मिलेगा, लेकिन बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। उनका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है वो मुझे पता होनी चाहिए। अगर वो मुझे पता है तो मैं टाइम बचा लूंगा। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पेपर होता है उसमें आंसर तो सब सही करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है। सो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस उसी तरह से करनी है दैट वी सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो अपनी स्पीड को बनानी है हमें। और स्पीड बनाने के लिए देखिए सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, समटाइम्स यूजिंग फ्रैक्शन इज बेटर देन यूजिंग एक्चुअल परसेंटेज। कहने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन इज जो अपन करते हैं 1/2, 1/3, ठीक है, 1/4, 1/9, राइट? समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर।
राइट। तो ये जो बेटा मैंने सामने टेबल बनाई है, आप इस टेबल को अपने पास में नोट कर लीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज। और अब से इस पर्टिकुलर ये जो 1 से लेके 1/10 तक मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके माइंड में बिठा लीजिए, इसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए ओके और सर। इसको माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नवीन, हाँ सर। है ना। तो अब इसको इसको याद करने का फायदा क्या होगा, जब भी हमारे सामने 33.33% निकालने को आएगा, मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, जो भी नंबर है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या सिंपल वर्ड्स में 3 से डिवाइड कर दूंगा। आप ये भी कह सकते हो, अगर मेरे पास में 14.28 आता है तो मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, अगर मुझे किसी भी नंबर का 11.11% निकालने को आता है तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। समझ आ गया। जनरली क्या होता है, इस तरह की ये जो फिगर्स होते हैं ना, ये एग्जाम में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट को डरा देते हैं और वो मल्टीप्लीकेशन के चक्कर में पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है बेटा। तो उस चीज को अपने को अवॉइड करना है। जब भी मुझसे पूछा जाएगा कि 16.66% ऑफ समथिंग, 16.66% इस नंबर का कितना होगा, मेरे माइंड में एक ही चीज है, सर नंबर दे दीजिए, 6 से डिवाइड कर दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा। जब भी पूछा जाएगा कि बताइए कोई भी नंबर है उसका 14.28% कितना होगा, सर 7 से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ जी बताइए। 39। 39 9। क्या किया, कैसे किया? सर टेबल टेबल लिख लिया था मैं, तो ये 16.67 का हो गए 1/6। तो ये 1/6। हाँ आगे बोलिए, बोलिए, तो, बोलते रहिए। तो 234 में 6 का भाग दे लिया। 2 3 4 को 6 से डिवाइड कर दिया। हाँ सर। तो इसको 6 से आपने जैसे ही डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 6 3 जा 18, फिर कितने बचे 5, 6 9 जा 54, 39 आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए ये बताइए। 43। 43, वेरी गुड। जी बताइए। 81। 81, ये बताइए। 93। 93, 93 बताया ना आपने? हाँ सर। ओके जी, ये बताइए। 216। 216, हाँ सर। वेरी गुड। चलिए जी, ये बताइए।
120 120, यस सर। 120। हाँ ओके, तो बेटा इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिस करी कि फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमें पता होती है तो हम अपनी परसेंटेजेस इस तरह से टाइम बचा के कैलकुलेट कर सकते हैं। लग रहा है कि कुछ पढ़ने में फायदा है इनको? हाँ टाइम सर। बचा कुछ? हाँ सर। अगर मल्टीप्लाई करके करते तो टाइम ज्यादा लगता। यस सर। एग्री करते हैं इस बात से? हम्म। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपके पास में लाता हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और आंसर अपने पास लिख के रखेंगे, फिर हम एंड में उनको वेरीफाई करेंगे। देख रहा है बेटा आपको? यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके बेटा, सो इन क्वेश्चन को लिखिए और इसको सॉल्व करिए। आंसर अपने पास में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और ये आंसर, फिर हम एंड में चेक करेंगे। और जब कर लें तब बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर दूंगा। हाँ सर, क्वेश्चन कर लिया। हो गया? सॉल्व हो गया? नो सर, उतारा हूँ अभी तो। सॉल्व करते जाओ साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉल्व कर लें तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है?
सॉल्व नहीं हो तो बता देना बेटा, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, आइए। यही था क्वेश्चन, विच नंबर विल फिट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो आपने इसको क्वेश्चन को लिखा पहले 3/5, सॉरी एक मिनट, 3/5 इंटू 1450 प्लस क्वेश्चन मार्क को एज इट इज रख देते हैं, इज इक्वल टू 200% ऑफ 450। ठीक है बेटा, ऑफ की जगह अपन मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं 450। नाउ 3/5 इंटू 1450, बेटा 5 से इसको सिंप्लीफाई किया, नवीन हाँ सर। 5 से ही डिवाइड होगा 1450, तो कितना आएगा? 290। यस, 3 इंटू 290 प्लस 290। क्वेश्चन मार्क को एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू, अब देखो 200% ऑफ 450 यानी कि कितना, 900। हम्म। 100% अगर 450 है, 200% कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 900। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, 870। हाँ सर। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 900। अब बता सकते हो आंसर, 30। 30 कैसे आया, 900 में से 870 माइनस कर दो, तो 30 आंसर आ गया। बताइए कहां दिक्कत आई, बताइए। कहां आपको प्रॉब्लम आई, कहां आपको ऐसा लगा कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा, वो बताइए आप पहले। फिर 1450 को पहले मैंने 3 से गुणा कर दिया, फिर 5 का भाग दिया तो 870 आ गए थे। फिर ये जो क्वेश्चन मार्क हाँ था प्लस में, तो उसको इधर की साइड ले गया, हाँ, तो वो माइनस में चला गया, तो इधर 870 और उधर। क्वेश्चन मार्क को उधर ले लिया, ये उधर ले गए आप। हाँ। बेटा ये तो नहीं करना ना, इसको तो ये रहने दो, नहीं सर, वैसे ले इधर जाकर के भी आंसर तो, हाँ हाँ बोलो इधर बोलो। प्लस है तो इधर प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा। हाँ चलिए, एक बार के लिए आपने जो किया वो मेरे हिसाब से ये किया कि 870 तो आपका आ गया था, प्लस क्वेश्चन मार्क हम्म। की जगह मान लीजिए अपन ने एक्स ले लिया, ठीक है, और ये हो गया 900, 900, है ना। अब आपने क्या किया, आप इसको वहां ले गए, तो 870 तो यहाँ रह गया, और ये वहां जाके हो गया 900 माइनस एक्स, जो कि आपने क्वेश्चन मार्क लिया होगा, है ना। हम्म। यही हुआ। हाँ सर। अब क्या किया, आगे क्या किया? फिर वैसे तो 30 ही आ रहा था ये भी, सर कहीं कैलकुलेशन में ही तो गड़बड़ बस हो फिर, गई। तो यही तो बात है, आंसर तो इसका आ गया था आपका, कोई बात नहीं कोई बात हम्म। नहीं, अब समझ आ गया। हाँ। ओके, अब देखिए आपने अभी बोला कि सर मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया पहले, बेटा उसमें थोड़ा सा आपने टाइम ज्यादा लगा दिया कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 से डिवाइड किया। अगर आपको पहले से ये दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो बेटा पहले इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात को? हाँ सर।
ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। करके देखिए, देखिए कितना आता है। सर 3.60। 3.60। कितना? 3.60। हाँ सर। ये बेटा ये कैसे आया, बताएं थर्टी जरा। थ्री को 11 से गुणा किया तो 363 आ गया, और उसमें 100 का भाग दिए तो थ्री। बेटा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप मुझे पहले एक बार बताइए, क्वेश्चन से क्या समझा थर्टी आपने? थ्री का 11%। हाँ हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। 33 का 11% कितना होगा? नहीं, क्वेश्चन ये है 11% ऑफ विच नंबर इज 33, मतलब कि किस नंबर का 11% 33 है। वापस बोल रहा हूं मैं कि किस विच नंबर, मतलब किस नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 11% 33 है। यानी आपको वो नंबर निकालना है जिसका 11% 33 है। बात समझ में आई या वापस बताऊं? नो सर, आगे। आ गई? तो आप बताएं, देखिए आंसर क्या होगा। विच नंबर मतलब वो कौन सा नंबर है, उसको क्वेश्चन मार्क ले लिया, जिसका 11% मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 33। सर 300। 300, वेरी गुड, आया समझ में? हम्म। बेटा क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझना जरूरी है सबसे पहले। सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को हमने गलत समझ लिया, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया, पूछना क्या चाह रहा था और हमने कर क्या दिया, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, है ना? हम्म। समझ आ गया? इसको सॉल्व करके बताऊं या हो गया? हाँ सर, हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब इसको करके बताइए बिना किसी गलती के। एक सेकंड। 30,000। कितना? 3,000। 3000 कैसे किया? 750 है सर, तो इसमें पहले तो 25 का भाग दे लिया, मतलब इसका जो 25% तो उसका 1% आ गया, फिर उसको 100 से गुणा कर दिया, तो 100% में 3,000 आ गया। ओके, 25% है 750, है ना? हाँ, हम्म। अब आपने क्या किया, आप कह रहे हैं कि इसको डिवाइड किया 100 से। नो सर, ये
750 है तो ये 25% है ना, तो इसका 1% निकाल लिया, तो इसका 1% आ गया 30, हम्म। और फिर उसको 100 से गुणा कर लिया, 100% के बराबर कर लिया, तो 3000 आ गए। हाँ 1% इसका आ गया आपके पास में 30, 30। है ना। हाँ। और दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 100% आ गया 3000, 3000। यही किया। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीका है। इससे भी थोड़ा सा टाइम और बचाने का तरीका यह है बेटा कि आपको 25% दे रखा था 750, है ना। हम्म। 25 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए? 4 से। 4 से। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम और बच सकता है ना। ये तरीका भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह से आपने किया, लेकिन थोड़ा सा टाइम और अपन यहां बचा सकते हैं। समझ आई बात? हाँ सर। जैसे आपने जो तरीका लगाया ना बेटा, वो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको कहा था कि 11% जो है ना वो 33 है। अब आपको यहाँ 1 चाहिए था पहले, तो यहाँ पे वो चीज सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप 11 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट और 100 आ जाए। ऐसा होता है क्या नंबर कोई? नो सर। नहीं, तो इसलिए इसका 1% निकाला पहले अपन ने, तो दोनों साइड 11 से डिवाइड किया तो 1% आ गया कितना, 3। फिर दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर 100% आ गया 300। आंसर आ गया सर। यहां पे आपका वाला मेथड बिल्कुल परफेक्ट था कि पहले 1% निकालो और फिर जितना पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या था बेटा, उसने 25 दिया था, तो 25 के साथ में अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100% बन जाएगा। तो इसी तरह से फिर सामने वाली साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 100% हो जाएगा। ये है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग तरीके होते हैं, बट यहाँ आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव यूज्ड अ वेरी गुड मेथड। बहुत अच्छा मेथड आपने यूज किया, टाइम बचाया, तो समझ में आ रहा है, मतलब ये मान के चलूं मैं। हाँ सर। ओके, वेरी गुड बेटा। अब ये क्वेश्चन है आपके पास सामने। इस क्वेश्चन को बेटा आप अभी सिर्फ समझिए, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, हाँ सर दिख रहा है। है ना। ये है एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी टोटल सैलरी आपको दे रखी है। ये शायद उनकी साल भर की सैलरी है 31,50,000, 31,50,000, राइट। 31,50,000। नाउ इस सैलरी में से ये बेटा, इसको क्या कहते हैं, किस तरह का चार्ट होता है ये? इसको बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पाई चार्ट। सुना है पहले कभी? 10th में सुना था सर शायद। हाँ, पाई चार्ट होता है ये। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो टोटल सैलरी है उसमें से, जैसे ये कलर हमने मैच किया, तो फूड पे वो खर्च करते हैं 33.33%। ठीक है। एजुकेशन पे वो जो अपना उनका एक्सपेंडिचर होता है वो कितना होता है, 25%। एंटरटेनमेंट पे 16.66%। इलेक्ट्रिसिटी पे 14.28%। और सेविंग्स पे 10.73%। तो इस तरह से उनके अलग अलग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। समझ आई बात? हम्म। तो अब आप मुझे ये बता सकते हो बेटा कि फूड पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और सेविंग्स पे कितने कितने रुपए खर्च होते हैं? हाँ सर। बताओ, देखें, फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। सारे आंसर लिख लेना, फिर एक एक करके बता देना।
हेलो। हाँ बेटा, हाँ सर, निकल गया सर। बताएं फूड पे कितना आया। फूड पे 10,50,000, और एजुकेशन पे 7,87,500, और एंटरटेनमेंट पे 5,25,000, इलेक्ट्रिसिटी पे 4,50,000, हम्म। और सेविंग्स पे 3,43,000। ओके, सेविंग्स के लिए आपने परसेंटेज ही निकाला इसका। नो सर, परसेंटेज नहीं निकाला, वैसे जितने निकाल ऊपर ही है ना उनका टोटल कर लिया, और ये 31,50,000 में से वेरी माइनस गुड कर दिया। वेरी गुड, इन सारे ये सारे टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया, है हाँ ना। सर। हम्म। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो अब परसेंटेज निकालने में थोड़ी सी और आसानी हुई, हाँ सर। है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपको जो परसेंटेजेस जब भी इस तरह से गिवन होते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो टोटल आपको दे रखा है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 7 से भी होगा, उसमें पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो आप। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो अपना वही पुराना मेथड यूज करते हैं, 315 0,000 इंटू 33.33 करेंगे और फिर 100
अपॉन में और फिर इसका 100 हटाया, इसमें बेटा टाइम वेस्ट होता है, आंसर तो निकलता है बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि आप 315 को 3333 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हमें टाइम बचाना है और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? हाँ सर, लगा इंटरेस्टिंग। अच्छा है, हाँ सर। राइट। सो आज के लिए अपन इसको मैथ्स वाले सेक्शन को इतना ही रखते हैं। अब आई रिक्वेस्ट मनीषा मैम टू टेक का सेशन हाँ, कंटिन्यू sure, करेंगे, sure, ठीक है sir. बेटा? और Sure. रेगुलर है ना? ओके, Thank you, थैंक यू sir. मैम। Thank you so much. नवीन, प्लीज लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पाए। हाँ सर। हाँ मैम। नवीन, क्या आप देख पा रहे हैं मेरी प्रेजेंटेशन बेटा? हाँ मैम। मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से आगे डिस्कस करेंगे, फाइन। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे मैनेजमेंट के बारे में कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि हम मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथड, इन पांचों को मैनेज करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लियर था बेटा? नवीन? हाँ मैम। हाँ जी। अब बेटा आगे चलते हैं। देखिए, मैनेजमेंट को आप, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है और मैनेजमेंट एक एक्टिविटी भी है। अब क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है? हम मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं, या हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है? आप बता सकते हैं? नवीन, आर यू देयर? यस मैम। हाँ जी, क्या बेटा आप बता सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है? बिकॉज मैम इसमें जो जो परिणाम होते हैं और हाँ बेटा सही बता रहे हैं, बोलते जाइए। मैम भूल गया मैम, प्रॉपर चलिए याद कोई नहीं है। बात नहीं। देखिए, साइंस, जनरली साइंस से जब हम कहते हैं तो साइंस से हमारा मतलब होता है कि उस चीज को हम साइंस मानते हैं जिसमें सिस्टमैटिक स्टडी होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसे हम साइंस मान के चलते हैं, फाइन। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ स्टडी से मेरा मतलब है कि मान लीजिए किसी बच्चे को बड़े होके मेडिकल में अपना करियर बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम 10th में होते हैं या हम 9th में होते हैं तो पहले हमें डिसेक्शन करना ह्यूमन बॉडी का सिखाया जाता हो, ऐसा नहीं होता है ना। पहले हम जनरली किसका डिसेक्शन करते हैं, हम फ्रॉग का डिसेक्शन करते हैं, या हमें अर्थवॉर्म का सिखाया जाता है। धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं उसके बाद जब हम एमबीबीएस या बीडीएस जो भी अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें या तो टीथ के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है या फिर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है। तो साइंस में क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, साइंस कैसा है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है और उन ऑब्जर्वेशन और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स होते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते बस ये होता है, क्यों होता है, साइंस इसको भी डिफाइन करती है कि उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, उसको भी हम डिफाइन करके चल रहे हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी? हाँ मैम। हाँ जी। अब देखिए बेटा, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अब अगर कोई चीज, कोई बॉल है या कोई पेन है या कोई पेंसिल है, मैं अगर ऊपर से फेंकू तो वो नीचे ही जाएगा। यस मैम। क्यों जाएगा? बिकॉज मैम जो पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींचती है।
बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ पुल करती है, देन दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो क्या है? वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आप जयपुर में हैं या कोलकाता में हैं, जहां पर भी हैं, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया और कोई मान लीजिए अमेरिका में बैठा हुआ है, अगर वो ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके साथ भी यही सेम रिजल्ट आएगा कि अगर वो बॉल को थ्रो करे या वो पेन को फेंके तो वो भी अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। यस मैम। हाँ, ये चीज क्या है बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये इतने आप प्रिसाइज बोल सकते हैं उन्हें, इतने एब्सोल्यूट है कि इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करते कि वो किस जगह पे किए गए या कौन पर्सन उन्हें कर रहा है, नवीन कर रहे हैं या मैम कर रहे हैं या सर कर रहे हैं, कौन कर रहा है। लेकिन हर बार जब आप करेंगे इनको, अगर आप किसी और फैक्टर को चेंज नहीं करते तो हमेशा जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। फैक्टर को चेंज ना करने का मेरा मतलब है कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप मून पे करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मून पे हम बॉल थ्रो करें तो क्या रिजल्ट आएगा? मून नीचे नहीं जाएगी। तो जो बॉल है वो अर्थ की तरफ पुल नहीं होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे बहुत कम है। तभी तो आपने देखा है जब हम लोग एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो अब हर चीज उनको उड़ उड़कर हैंडल करनी होती है, स्नैक्स वगैरह या अगर वो फूड वगैरह ले रहे होते हैं वो कैसे करते हैं? आपने देखिए कभी कोई मूवी से रिलेटेड? यस मैम। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर कोई फैक्टर चेंज ना करे, अगर कोई भी वेरिएबल चेंज ना करे तो हर बार जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो साइंस कहने का मतलब है एक तो सिस्टमैटिक बॉडी होनी चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, दूसरी चीज हर चीज जो रिजल्ट आप निकाल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं, किसी लॉजिक पे, किसी फैक्ट पे, किसी फाइंडिंग पे बेस्ड है। वो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो किसी फैक्ट पे बेस्ड निकला है। जैसे हमने कहा कि भाई अगर बॉल नीचे गिर रही है तो नवीन ने अभी कहा कि मैम ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, तो आपने एक फैक्ट दिया। अब ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल है, ये हर हर जगह एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका में हैं, आप इंडिया में हैं, आप अफ्रीका में है। इसी तरह बेटा ये जो मैनेजमेंट है, ये जो मैनेजमेंट की स्टडी है, इट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक स्टडी, ये भी सिस्टमैटिक स्टडी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब आप कहते हैं कि जो भी रिजल्ट है वो हमेशा सेम होगा, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे बॉल थ्रो कीजिए या मैं अगर अमेरिका में हूं मैं वहां पे बॉल थ्रो करूं तो वो भी टुवर्ड्स अर्थ जाएगी। ऐसा मैनेजमेंट के केस में हम नहीं कह सकते। देखिए आपको जो चीज खुश करती है वही चीज मुझे खुश करे, ये कोई जरूरी नहीं। फाइन, लेट सपोज अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर ने कहा कि ठीक है जिसके भी अगर मार्क्स अच्छे आएंगे मैं उसे कुछ कंपटीशन दूंगा, तो लेट्स आपको क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ठीक है नवीन अगर आपके 95 मार्क्स आते हैं तो आई विल गिव यू वन पेन, अच्छा वाला पेन देंगे, तो आपको उस पेन ने खुश किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मैं वो पेन गिफ्ट करूं तो वो सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज जो ह्यूमन है तो उनके सबकी जो आवश्यकताएं होती है वो सबकी अलग अलग होती है। बिल्कुल, क्योंकि बेटा मैन जो है वो कॉम्प्लेक्स थिंग है इस यूनिवर्स पे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दो लोगों की पर्सनालिटी जो है वो सेम हो, उनका नेचर जो है वो सेम हो, इसीलिए आपको जो चीज खुश कर रही है वही चीज मुझे भी खुश करे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है या जो ये थ्योरीज हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। इनमें क्या है बेटा, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके ओनर हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 50 लोग काम करते हैं, 10 लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं, टाइम पे आते हैं, सारा काम करते हैं, टाइम पे जाते हैं। लेकिन बाकी के जो 10 लोग हैं, बाकी के मान लीजिए कि 10 लोग जो है बहुत हार्ड वर्किंग है और बाकी के 10 लोग जो है वो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते और बाकी के जो लोग हैं वो एवरेज है कि ठीक है जब हमसे कहा जाएगा हम तब काम करेंगे, सर जब हमें ऑर्डर देंगे तब हम काम कर देंगे, जब तक नहीं कहा जा रहा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी के जो 10 लोग हैं
सॉरी नवीन, उन्हें आप कितना भी कहिए, उनको आप समझाइए, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक बार में नहीं मानते। उनका कहना होता है नहीं ठीक है कुछ नहीं होने वाला, अरे आज भी करते हैं कल कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, सर हमेशा ऐसे ही कहते हैं। तो अब अगर आपको इन सारे लोगों को मैनेज करना है, तो आपकी जो अप्रोच होगी वो इन सारे लोगों को मैनेज करने के लिए क्या सेम अप्रोच होगी बेटा? नो मैम। नहीं। अब आप क्या करेंगे, क्या मेथड आप अप्लाई करेंगे? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम करना पसंद नहीं है, जो आते हैं ऑफिस में, एसी कैबिन में बैठ जाते हैं, अपना कोई कंप्यूटर पे गेम खेल रहे, और ठीक है टाइम होता है वो अपना चले जाते हैं, जैसे उनका टाइम हुआ लॉग आउट करते हैं चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? मैम उन सब की जो नीड है उनको जानना पड़ेगा मैम पहले तो, और बिल्कुल। फिर उसके अब हिसाब आप, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बताइए। और फिर उसके हिसाब से उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही परफेक्ट नवीन, वेरी गुड। इसका मतलब कि आपका ये जो अप्रोच है ये डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय, कि भाई एम्प्लॉय कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उनको टैकल करूंगा, उनके अकॉर्डिंग ही मैं उनको हैंडल करूंगा। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट साइंस तो है, लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, या ये प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस का मतलब है जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, वैसा ये प्योर साइंस नहीं है, पर ये बिहेवियरल साइंस है, या हम कह सकते हैं सोशल साइंस है। बिहेवियरल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जिससे डील कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग है। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप मान लीजिए मुझे रोज विश करते हैं, मुझे डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में आप मिल जाते हैं, आप रोज मुझे विश करते हैं गुड मॉर्निंग, और मैं आपको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई बड़ा हंस के देती हूँ रोज डेली, नवीन गुड मॉर्निंग। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि मैम को मैं 30 डेज विश करूंगा, या 365 डेज अगर मैं मैम को विश कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग, और मैम मेरा मतलब बहुत अच्छे से मतलब हंसकर ही मेरी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देंगी, ये जरूरी नहीं है बेटा। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हो सकता है किसी दिन मैम का मूड अच्छा ना हो सकता है मैम की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या मैम की तबीयत ठीक ना हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जबकि साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में अगर मुझे देखना है कि हीट है, हीट का इम्पैक्ट डेंसिटी पे क्या आ रहा है, तो आप जितने भी वेरिएबल्स आपको कंट्रोल करने हैं, यानी ह्यूमिडिटी अगर आपको कंट्रोल करनी है, टेम्परेचर, जो भी चीज आपको कंट्रोल करनी है वो आप कंट्रोल कर लीजिए, और रिजल्ट जो है हर बार सेम आएगा। लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग के केस में ये कहे कि नहीं मैं जितनी बार एम्प्लॉयज को बोनस दूंगा वो हर एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, तो इस बात को हम फर्मली नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर बार दिवाली का बोनस एम्प्लॉयज को देते हैं, उनमें से लेट सपोज 97 एम्प्लॉयज बहुत खुश हो गए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 3 एम्प्लॉयज खुश ना हो। और आप कहेंगे कि मैम 3 एम्प्लॉयज खुश क्यों नहीं हुए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, अकेले करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग है, एक जिंदा इंसान है जिसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, मे भी हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, या बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हो, तो आपका बोनस देना उसे खुश नहीं कर पाया। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस तो है, एग्री, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको प्रोसीजरल वे में इसको पढ़ना होगा, लेकिन आप ये कहें कि इसमें क्या कहते हैं आप लॉजिक लगा, किसी लॉजिक के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू फैक्ट एंड फिगर्स फाइंड करके लॉजिकली उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ये जो है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्योर साइंस ना होके इनएग्जैक्ट साइंस है। देखिए अगर हैप्पीनेस मेजर करनी है, आपको क्या चीज हैप्पी करती है? अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स है घर में, आप कैसे खुश होंगे? आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या करें जिससे आप खुश होंगे? हेलो नवीन। हाँ मैम। हाँ जी बेटा। आप अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया बेटा बोर्ड का, नो मैम अभी नहीं आया। अच्छा मान लीजिए आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अगर आपके पापा आपके लिए क्या करें, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी कि मेरे पापा मुझे ये गिफ्ट दे, या मेरे पापा मेरी तारीफ करें, मतलब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? कुछ चाहेंगे आप अपने पापा से?
मैम आइडिया नहीं है मैम। चलिए कोई नहीं, देखिए जरूरी, जैसे अगर मैं अगर आपकी जगह 10th में होती या सॉरी 12th में होती, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता कि ठीक है, अगर मेरे पापा मुझे कोई बहुत महंगा फोन दिलवा देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जरूरी नहीं है हर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या हर बच्चा यही अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता हो सकता है कोई किसी की डिमांड हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे बाइक दिलवा दे, या फिर किसी को ये लगता हो कि नहीं ठीक है मेरे पेरेंट्स बस मुझसे खुश है तो मैं इसी में खुश हूँ। तो ये जो हैप्पीनेस है इसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग है। इसलिए हम कहते थे ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए पैसा मैटर करता हो, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जॉब करते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए कि हमारे पास जल्दी से बहुत जल्दी बहुत पैसा आ जाए, हम बहुत रिच बन जाए। क्या करेंगे रिच बन के? क्योंकि रिच बन के हम हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन ये ही लाइफ का एम हर एक के लिए हो ये कोई जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं मेरा बेटा मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है या बिहेवियरल साइंस है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी नॉन लिविंग बीइंग पे, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे आप लैब कोट पहन के टेस्ट ट्यूब हाथ में लेके आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आप ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं, आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो आप ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं, और हर बार जो रिजल्ट आएगा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रिजल्ट आपका डिफरेंट आएगा। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। ओके, दूसरी चीज देखते हैं बेटा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। आर्ट कैसे? देखिए सिंगिंग एक आर्ट है, हाँ मैम। डांसिंग एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है। वो लोग जो मूवीज में काम करते हैं हम उनको भी आर्टिस्ट बोलते हैं, वो भी एक आर्ट है। अब वो सब लोग, अगर कोई डांसर है कोई सिंगर है उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास स्किल्स होती है कि भाई ठीक है सिंगिंग कैसे करनी है हमें नॉलेज है। वो लोग जो मूवीज में एक्टिंग करते हैं, जो सीरियल्स में एक्टिंग करते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा प्रोफेशनल नॉलेज लेके आए हुए होते हैं और तब वो मूवीज में काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कोई सिंगर बहुत सक्सेसफुल होता है और कोई सिंगर नहीं होता उतना सक्सेसफुल, या कोई स्टार जो है बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और कोई स्टार इतना बड़ा स्टार नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज मैम सबका इम्प्रेशन जो सब इतने सारे व्यूअर्स हैं उनके, तो उनका सबका उनके प्रति जो इम्प्रेशन है वो सबका अलग अलग होता है। बिल्कुल, देखिए आपके पास स्किल है, आप गाना गा सकते हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है, आप कुछ नया सोच सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हैं, आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो आर्ट है। सिंगिंग सबको आ रही है, सब सिंगर है, लेकिन लता मंगेशकर शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो डिफरेंट है अदर्स से। क्यों? क्योंकि वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, वो किस तरीके से गा रही है, वो किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंगर्स। अब इसी तरह अगर मूवीज पे चले तो देखिए मूवीज में बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं इसकी एक्टिंग अप टू द मार्क नहीं है, ये नहीं, अगर ये यहाँ पे ये वाला हीरो होता तो मूवी ज्यादा अच्छी होती, तब ज्यादा अच्छा लगता, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते। क्यों भाई? एक्टिंग तो वो भी कर रहा है, बट द वे इज दैट कि वो उस आर्ट को कैसे प्रेजेंट, आप अपनी स्किल आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो एक आर्ट है, वो एक आर्ट है। आपके पास नॉलेज हो सकती है, आपके पास स्किल्स हो सकती है, क्रिएटिविटी सब कुछ है आपके पास, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आप अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब बेकार है। कभी मैं नहीं समझ पाऊंगी कि नवीन क्या कहना, तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अपनी बात को दूसरों के सामने रखना भी एक आर्ट है। आप अपनी बात को कैसे रख पाते? देखिए बहुत सारे लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, जॉब के लिए, आप जानते हैं है ना, कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाते हैं, कैसे उसको बता पाते हैं कि भाई इस जॉब के लिए मैं ही बेस्ट हूं या मैं ही सुटेबल कैंडिडेट हूं, यही तो एक आर्ट है। कि आप अपने आप को कैसे सेल कर पाते हैं कि आई एम द परफेक्ट फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब। तो मैनेजमेंट में भी बेटा क्या है कि मैनेजर्स के पास स्किल हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, उसने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, उसके पास स्किल है, लेकिन वो स्किल को अप्लाई कैसे करता है,
उस स्किल को अप्लाई कैसे कर रहा है, वो एक आर्ट है। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। हाँ जी, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा, जैसे रतन टाटा को आप ले लीजिए। हाँ, रतन टाटा एक ऐसे पर्सन है जो जब भी जो भी प्रॉमिस करते हैं उसको हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप जानते हैं ना रतन टाटा को बेटा? यस मैम। वेरी गुड। जो भी प्रॉमिस वो करते हैं उसे हमेशा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज जब उन्होंने ये कहा था कि मैं एक बहुत चीप कार मिडिल क्लास को या जो लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए मार्केट में लेके आऊंगा, वो उस कार को लेके आए। हालांकि उस कार को लाने में उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ा, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आए, ये हम सब जानते हैं कि पहले वो प्लांट वेस्ट बंगाल में खुलने वाला था, लेकिन बाद में वो गुजरात शिफ्ट हुआ। वी ऑल नो दैट। यहाँ पे बात ये है कि आप कैसे प्रेजेंट करें अपनी बात को। उन्होंने अपनी मार्केट में ये बात कही कि ठीक है, मैं एक नैनो कार, एक बहुत चीप कार जो इकोनॉमिक होगी, रादर ऑफ चीप वी शुड यूज द वर्ड इकोनॉमिक, कि एक इकोनॉमिक कार मार्केट में लेके आऊंगा जो हर पर्सन, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास जो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो उस कार को अफोर्ड कर पाएगा। उन्होंने अपनी बात को इस तरह प्रेजेंट किया मार्केट के अंदर कि अब सारे लोग ये देखने लगे कि ठीक है, रतन टाटा जब कार लेके आएंगे तो ठीक है, 1-1.5 लाख के अंदर हम भी कार अफोर्ड कर सकते हैं। वरना नोबडी कैन इवन इमेजिन कि 1 लाख के अंदर कोई कार आ भी सकती है क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात को इस तरह प्रेजेंट किया। आप देखते हैं एड्स आते हैं, कुछ एड्स होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों हमें वो एड्स हमेशा ध्यान रहते हैं? क्योंकि वो एड्स में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कैसे बता रहा है, वो चीजें तो हमें याद रह जाती हैं। लेकिन जो एड जो भी पर्सन है, अगर वो अच्छे से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो हम उस एड को भूल जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पूरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एक काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एड के लिए, लेकिन यहाँ पे बात यही है कि कोई भी मैनेजर जो है उसके पास स्किल्स हो सकती है, उसके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन उस स्किल और नॉलेज को वो अप्लाई कैसे करेगा, ये एक आर्ट है। यानी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ठीक है, कैरेट और स्टिक अप्रोच होती है एम्प्लॉयज को मैनेज करने की। ठीक है, एम्प्लॉय को इस तरह मोटिवेट किया जाना है, उनको ठीक है हमें मॉनेटरी इंसेंटिव देना है, लेकिन उस चीज को आप अप्लाई कैसे करते हैं? भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास बड़ा मनी कंस्ट्रेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट की है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 एम्प्लॉय काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने एमबीए कर लिया, अच्छे से पता है ठीक है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा। लेकिन अब मैं उन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती कैसे हूँ? क्या मैं उन्हें हर बार उनको एक धमकी देती रहूं, एक थ्रेटन करती रहूं कि देखिए भाई अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपकी सैलरी कट कर लूंगी, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगी। ठीक है, हो सकता है वो डर की वजह से अपना काम कर तो दे, लेकिन उससे क्या होगा, उससे कभी भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली नहीं समझ पाएंगे, वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ, मेरी टीम में 4-5 मेंबर है, और अगर मैंने सोचा, या फिर एक टीचर हूँ मान लीजिए, और क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है और मुझे लगता है नवीन है, नवीन हमेशा कह देता है यस मैम मैं काम कर दूंगा, हर बार मैं नवीन को वो काम देती रहूं, तो सूनर और लेटर नवीन को ये लगने लगेगा कि मैम अनड्यू एडवांटेज ले रही है इस चीज का, कि हमेशा मुझे ही काम के लिए बोल देती है। क्योंकि बेटा देखिए, काम करते वक्त और कराते वक्त आपको ये याद रखना होगा कि पैरिटी होनी चाहिए, सारे लोगों के बीच में जो काम है वो इस तरह डिवाइड होना चाहिए कि किसी भी पर्सन को ये ना लगे कि आपने उसे ओवर बर्डन कर दिया है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ में। और कुछ लोग हैं वो बहुत आराम से बैठे हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कभी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो अपने स्टाफ जो है वो पीछे ले लेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई मैम की ये आदत है कि मैम को अगर कुछ बोलो कि हाँ मैम मैं कर दूंगा, तो मैम तो मेरे पीछे पड़ जाती। तो मुझे ये एक जो मैनेजमेंट की नॉलेज है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ठीक है, नवीन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, नवीन की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो चलो नवीन को कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम दे देते हैं, लेकिन अगर बाकी कोई और काम है तो बाकी हम और स्टूडेंट्स में भी उस काम को डिवाइड कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। वेरी गुड बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन।
अब मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, देखिए ये जरूरी नहीं है, जैसे आप देखते हैं कि आपको अगर लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना होगा, यस मैम। ठीक है। इसी तरह अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना होगा। लेकिन ये मैनेजमेंट के अंदर ये अभी तक कतई जरूरी नहीं माना गया, ये जरूरी नहीं कहा गया कि अगर किसी पर्सन को मैनेजरियल लेवल पे एंट्री लेनी है तो उसके पास किसी मैनेजमेंट की कोई डिग्री होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कहा गया, ये मैंडेटरी नहीं कहा करा गया कि नहीं आपके पास एक मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम नहीं कहेंगे कि भाई मैनेजमेंट तो प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन तो वही है जहां पे हमें उसके लिए स्टडी करके एक डिग्री एक्वायर करनी पड़े। जैसे अगर मुझे डॉक्टर अपने आप को कहलाना है तो मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, या अगर मुझे डॉक्टर इन लिटरेचर कहलाना है तो ठीक है मेरे पास पीएचडी होनी चाहिए, या डॉक्टर इन फिलोसफी है तो भी मेरे पास पीएचडी होनी चाहिए, या अगर मुझे लॉयर कहलाना है तो मेरे पास एलएलबी होना चाहिए। लेकिन मैनेजर बनने के लिए ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। दूसरी चीज देखिए, अगर कोई डॉक्टर कोई ऐसा अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट करता है, कुछ ऐसा करता है जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है या ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने जो नॉर्म्स बनाए, जैसे डॉक्टर के लिए पेशेंट भगवान, सॉरी डॉक्टर के लिए पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वो उसको ट्रीट करेगा क्योंकि पेशेंट के लिए डॉक्टर जो है भगवान के समान होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को पेशेंट को ऑपरेट करना है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो जो ये बॉडी है ये उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकती है ना। इसी तरह बेटा अगर लॉयर है, लॉयर ने भी अगर कोई ऐसा काम किया है तो इसके लिए भी जो बॉडी है वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और कभी कभी हम सुनते भी हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसी तरह अगेन मैनेजमेंट में ऐसी कोई बॉडी नहीं बनाई गई क्योंकि आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाते ही नहीं है। आप ये नहीं कहते कि भाई ठीक है हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तभी अब हम मैनेजर बन पाएंगे, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। इसीलिए कोई भी अगर अनएथिकल कंडक्ट हो जाता है, मान लीजिए कोई मैनेजर किसी स्कैम में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई घोटाला कर लेता है, तो कोई भी बॉडी उसके खिलाफ कोई ये नहीं कह सकती कि ओके फाइन आज से मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अब आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर नहीं मानेगी, नहीं, अब आप मैनेजर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकती। लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्योंकि बेटा आप जो है आप अगर अपने बिजनेस को संभालते हैं, ये जो परसेप्शन है कि भाई अगर मेरे पापा का बिजनेस है तो मेरे ब्रदर संभालेगा, या मेरी फैमिली का बिजनेस है तो वो इनहेरिटेड बिजनेस हो गया कि पापा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा। ये जो परसेप्शन है ये लोगों का चेंज हो रहा है, ये लोगों की सोच जो है वो बदल रही है। अब वो समझ चुके हैं कि अगर मुझे किसी बिजनेस को भी संभालना है तो मेरे पास एक नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, एक मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, एक नॉलेज गेन करनी होगी कि मैं अपना बिजनेस कैसे संभाल सकूं। अब वही पुराना तरीका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखिए पहले लोगों के पास हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप आज से आप 40-50 साल पहले की बात करें तब जो है आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपनी ही कंट्री में, इवन कंट्री भी बहुत बड़ी बात हो गई, आप अपने एरिया में सर्च करते थे क्योंकि आप उससे पहले इंटरनेट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई शूज चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई जयपुर में अच्छा नहीं मिल रहा तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, अच्छा मेरे को कहाँ से बेस्ट शूज मिल जाएगा। और अगर आपको विद इन कंट्री समझ में नहीं आता तो आप आउटसाइड कंट्री भी परचेज कर सकते हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जो कस्टमर है वो इतना अवेयर है, जो कस्टमर है उसके पास इतनी नॉलेज है कि अगर आपको उसको अट्रैक्ट करना है, उसको रिटेन करना है तो आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए जो आपको एक्वायर करनी होगी इंस्टीट्यूट्स में जाकर। अब ये नहीं कह सकते हम कि ठीक है भाई लेना है तो लो, नहीं तो ठीक है भाई जाओ आगे,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले पहले कस्टमर को लगता था ठीक है मेरे एरिया में यही 4-5 शॉप्स है, मुझे इन्हीं से परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कौन सा ऑनलाइन सिस्टम, कैसे हम नेट पे किसी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं। उनको पता था अगर मैंने अपने एरिया में परचेस भी करना होगा तो मुझे जयपुर जाना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा लगेगा। लेकिन आज कस्टमर को पता है ठीक है अगर मुझे कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो मैं इंटरनेट पे जाके किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकती हूँ और कैश ऑन डिलीवरी कर सकती हूँ। यानी पहले मैंने प्रोडक्ट को देखा, समझा, उसके मतलब देख लिया कि फाइन इट इज इन द परफेक्ट कंडीशन, कि अच्छी कंडीशन में, इसके बाद ही मैं उसका पेमेंट कर रही हूँ। तो अब आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लगा। तो अब क्योंकि कस्टमर्स के पास इतना प्रिविलेज है, इसीलिए हम क्या जो पर्सन्स है वो क्या सोचते हैं कि अब हमें वैसे जैसे हमारे ग्रैंडफादर या हमारे एंसेस्टर्स जो थे जैसे बिजनेस चलाते थे वैसे बिजनेस अब नहीं चल पाएगा। अब हमें बाकायदा उसकी एक नॉलेज लेनी होगी, अब हमें समझना होगा कि हमारे कस्टमर्स हमसे क्या चाहते हैं। इसीलिए आपने क्या किया, जब हम कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो आप क्या करते हैं उसके थ्रू आप स्किल, आपको स्किल की जरूरत पड़ती है कि आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप एक मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो आपके अंदर वो नॉलेज डेवलप होती है, वो नॉलेज आप गेन करते हैं, और उस नॉलेज और जो स्किल है उसके थ्रू जो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव आता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बहुत कम, लेस देन 5% जो स्टार्टअप्स होते हैं या जो बिजनेस होते हैं वो अप टिल 5 इयर्स सर्वाइव कर पाते हैं, 5 साल तक वो लेस देन 5% स्टार्टअप जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? द रीजन इज दैट कि इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको नए नए टैक्टिक्स, आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, और उनके लिए आपको वो नॉलेज जो है वो गेन करनी होगी। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। ओके, वेरी गुड। लास्ट इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। देखिए एक मैनेजर जो है उसे बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए जब वो एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, जब वो अपनी टीम को किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो उसके अंडर में जो सेल्समैन काम करते हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो एक लीडर का काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने बॉस को, उनसे भी जो सुपीरियर है उनको रिपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त वो एज अ मैनेजर रोल नहीं कर रहा, वो एज अ सबॉर्डिनेट का रोल प्ले कर रहा है। तो एक मैनेजर को बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका इंटरपर्सनल से मतलब है जो आपकी टीम है उससे, दूसरा आपके जो सुपीरियर है उनसे आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं, उनसे आपको जो रिलेशन है वो बना के चलने पड़ते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। आज जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है आज के टाइम में, वो मैनेजर्स के सामने जो फेस आती है, जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, सॉरी, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशन। मैनेजर ये इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, या तो मैनेजर किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को फेवरेटिज्म या ग्रुपिज्म कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे एरिया का है, ये मेरी कास्ट का है, ओके फाइन, जेंडर के बेसिस पे, ओके फाइन, मैन है तो ठीक है इनको दे दिया, विमेन नहीं, नहीं विमेन को छोड़ो, वो बाहर नहीं काम कर पाएंगी। हमारी सोच हो जाती है ठीक है अगर मुझे ऑन साइट भेजना है, अगर मुझे ऑन साइट किसी पर्सन को भेजना है, नहीं नहीं इट्स बेटर हम मेल को भेज देते हैं, क्योंकि मेल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फीमेल को नहीं भेजते हैं, क्योंकि ठीक है वो 2 साल बाद हल्ला शोर मचाना शुरू कर देगी कि नहीं मुझे तो सर वापस आना है, मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो बहुत टेंशन होगी। तो इसीलिए बेटर है कि हम मेल को भेज देते हैं ऑन साइट पे। अब क्या कर रहे हैं, स्टीरियो टाइपिंग कर रहे हैं, हमने एक अपने मन में एक परसेप्शन बना लिया है कि नहीं भाई मैन बेटर है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अगर मैनेजर का ये परसेप्शन है कि भाई ग्रुपिज्म कर लूं, फेवरेटिज्म कर लूं, जेंडर स्टीरियोटाइप कर ले, तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो कभी मेंटेन नहीं हो पाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन का मेंटेन कैसे होंगे, आप एम्प्लॉयज की नीड को भी ध्यान में रखिए, और जब आपको लगता है कि आपको एम्प्लॉयज की जो डिमांड है वो आपको अपर मैनेजमेंट के सामने उठानी है, तो उतनी ही फर्मली, उतने ही अच्छे तरीके से अपनी बात को आप उन लोगों के सामने कह पाए कि भाई ठीक है मेरे एम्प्लॉयज इतनी इतनी देर तक काम करते हैं,
नाउ दे नीड बोनस, नाउ दे नीड इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव की जरूरत है, या उनको आप कुछ क्या कहते हैं वेकेशंस दीजिए, तो आप उनको बता रहे हैं कि ठीक है इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, इस स्पेसिफिक एम्प्लॉय को हम एक वेकेशन पे भेज सकते हैं जो स्पॉन्सर होगी मैनेजमेंट की तरफ से। अब अगर आप ये नहीं कर पाए कि एम्प्लॉय से आपने काम करवा लिया और आप उनकी बात ऊपर नहीं पहुंचा पाए, तो ऑब्वियसली वो जो एम्प्लॉयज है वो आपसे खुश नहीं होंगे, वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, और अनसेटिस्फाइड होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो आपकी यूनिट है, जो आपका डिपार्टमेंट है, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस किसी भी यूनिट को आप संभाल रहे हैं, वो स्पेसिफिक यूनिट परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट होगी, क्योंकि लोग काम तो करेंगे। एक काम होता है जब आप बहुत मन से काम करते हैं, एक काम होता है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहे हैं। जब आप फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं तो आप अपना 100% नहीं देते, आप सिर्फ इसलिए करते हैं हाँ मुझे कहा गया है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। होगा क्या, क्योंकि एक मैनेजर के लिए ये जरूरी है। देखिए अगर कोई मशीन हो, हम उसका स्विच ऑन करें, वो ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करती है, किसी पार्ट को बनाती है, तो आप जितनी बार स्विच ऑन करेंगे वो अपना पार्ट बनाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो नहीं आपसे खुश है या वो अनसेटिस्फाइड है आपसे, आपने उससे कहा कि नहीं, आपने मुझे एक काम दिया कि मैम आपको क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट करना है, आप रिक्रूटमेंट की एचआर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपको रिक्रूटमेंट का यूनिट दिया जाता है, आप रिक्रूटमेंट संभालेंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मैं नवीन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, अब मैं क्या, ठीक है रिक्रूटमेंट में देख रही हूँ, जैसे ही मैंने अपना पैनल डिसाइड कर लिया, ठीक है अब लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, मेरे जो मन में आ रहा है मैं उनसे वही पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं नवीन से ही खुश नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली जो मेरी परफॉर्मेंस होगी वो उसी तरह डिक्रीज होती जाएगी, और उस डिक्रीज से मुझ पे तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ ही रहा है कि भाई ठीक है सूनर और लेटर आप कहेंगे कि मैम हमें आपकी जरूरत नहीं है, या आप क्या कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस सुधारिए, हमें आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन उससे जो आपका नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एज एन एसेट ट्रीट करे, अपने एम्प्लॉयज को पैसे से भी ऊपर रखे, क्योंकि आई अग्री कि पैसा बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन विदाउट एम्प्लॉयज आप उस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो पैसा किसी यूज का नहीं है। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज आपके साथ हैं तो आप किसी भी क्राइसिस में हैं, थोड़े वक्त बाद आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास पैसा रहेगा और आपकी जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं वो आपको छोड़ छोड़ कर आपके कॉम्पिटिटर के पास जाते रहेंगे, और अगर वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले गए तो जो भी कुछ उनके पास नॉलेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो उनको लीक करेंगे, वो उनको बताएंगे भाई उसकी ये स्ट्रेटेजी है नवीन की, नवीन अगले साल क्या कहते हैं सोच रहा है कि मैं अपना जयपुर में शोरूम डालूं, तो जयपुर में वो शोरूम डाले उससे पहले आप डाल दो, वो उस एरिया में सोच रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका नुकसान होगा। तो इंटरपर्सनल का मतलब है कि आपको वो जो पर्सनल रिलेशन है, जो आपस के रिलेशन है वो अच्छे से बना के रखने होंगे। द नेक्स्ट थिंग इज डिसीजनल रोल। देखिए एम्प्लॉय सॉरी मैनेजर को कभी कभी आपको मालूम है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हो सकता है वो सारे एम्प्लॉयज को अच्छे ना लगते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मैनेजर हैं तो आपको डिसीजन तो लेने ही होंगे। तो अगर आप डिसीजन लेते वक्त ये सोच रहे हैं ओके प्लीज ये तो मेरा क्या कहते हैं भाई फ्रेंड है, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है कि कॉलेज से मेरे साथ है, इसको बुरा लग जाएगा, अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे डिसीजन से इसे तकलीफ होगी या मैं इसका बचाव कर लूं, तब क्या कहते हैं आप एज अ परफेक्ट मैनेजर कभी नहीं बन पाएंगे। डिसीजन आपको इम्पैथी सबके साथ हो सकती है, लेकिन आप बाइस्ड नहीं हो सकते, आप फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। आपको डिसीजन लेना है, आपने फॉर्मली ले लिया कि भाई ये जो डिसीजन है ये मैंने ले लिया, दिस इज द फाइनल डिसीजन। लेकिन हाँ उस डिसीजन को भी लेते वक्त आप हमेशा ये नहीं कर सकते बेटा कि अपने ही सुनाओगे, सामने वाले की भी आपको सुननी पड़ेगी, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आपको इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें बताइए कि ये डिसीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अब हम 5 बजे के बजाय 7 बजे, मान लीजिए 2 घंटे का हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सारे एम्प्लॉइज नाखुश होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि पहले हम 5 बजे घर जा रहे थे अब हमें 7 बजे तक काम करना है। लेकिन अगर कोई मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से बैठ कर उनको ये बताए कि भाई ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि अगर हम 2 घंटे काम और नहीं करेंगे
तो जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में हमसे ज्यादा लीड पर है, और थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव ना कर पाए। अगर एम्प्लॉयज को ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो एम्प्लॉयज आपका साथ देंगे और वो काम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंफॉर्मेशनल रोल। देखिए, मैनेजर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से देनी होती है। यानी कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस आपकी टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको आप पास करते हैं कि भाई आज मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब से हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयज है, अगर एम्प्लॉयज किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कह रहे हैं हमको बोनस चाहिए, हमने बहुत ज्यादा काम किया है, तो आप ही इंफॉर्मेशन जाके टॉप मैनेजमेंट को देते हैं कि सर एम्प्लॉयज ने बहुत सारा काम किया है, एम्प्लॉय ने पूरे साल बहुत मेहनत किया, अब एम्प्लॉय डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी कुछ तो आप बोनस दीजिए, क्योंकि ये उनके साथ बड़ा अनजस्टिस होगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो अब आप क्या करें, इंफॉर्मेशन पास करें, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कभी कभी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आपको इंफॉर्मेशन पास करनी होती है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जैसे अगर मान लीजिए आपको जीएसटी, सेल्स टैक्स, जो भी कुछ है जो आपको रिटर्न फाइल करना है, अगर गवर्नमेंट बॉडी भी आपसे अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगती है तो आपको टाइम टू टाइम वो इंफॉर्मेशन भी उनको देनी होती है। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। ओके, तो बेटा अब हमने समझा कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, और मैनेजमेंट एक्टिविटी है। और ये तीनों चीजें करके, क्योंकि एक्टिविटी में मैनेजर क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, फिर आपका स्टाफिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, डेलीगेटिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को करके आप एक एक्टिविटी को अकम्प्लिश कर पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी अकम्प्लिश, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि मैंने मैम ये सोचा था, मेरा ड्रीम ये था कि मेरे 12th में अब हम 90% मार्क्स आए, तो 90% से ज्यादा मार्क्स आए, इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग की होगी कि मैं कब पढ़ूंगा, कितने बजे पढ़ूंगा, कितना टाइम तक मैं टीवी पे कोई शो देखूंगा, या मैं कितनी देर तक मोबाइल यूज करूंगा। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग की होगी कि ठीक है, मुझे नोट्स, टीचर वाले नोट्स यूज करने हैं या मैं अपने नोट्स खुद बनाऊं, मुझे किन किन बुक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया। देन यू हैव डिसाइडेड कि ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना चाहिए, या मुझे लेट्स सपोज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दूंगा। तो अब आप क्या करें, आप अपने लिए प्रॉपर एक ड्राफ्ट सब तैयार करें। इट्स लाइक आप यू आर प्रिपेयरिंग अ प्लान, अ डिटेल्ड प्लान, कि भाई मुझे कब क्या करना है, कौन टाइम टेबल मैंने बना लिया, सुबह में ये पढ़ूंगा, रात को मैं ये पढ़ूंगा। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी सारी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, कि भाई ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमारी सेल्स बढ़ जानी चाहिए, तो हम वो गोल अचीव कर सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है कि मेरी ब्रांड रेपुटेशन या ब्रांड बिल्डिंग हो जानी चाहिए, या मार्केट में मेरी रेपुटेशन बढ़ जानी चाहिए, तो हम वो अचीव कर पाए। आर यू गेटिंग मी नवीन? यस मैम। वेरी गुड बेटा। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर क्या कहते हैं खत्म करेंगे बेटा। आई होप आपको क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट और प्रोफेशन कैसे है। यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे कि एक्टिविटीज को डिटेल में देखेंगे कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मुझे लगता है शायद आप ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपका बिजनेस मैनेजमेंट फेवरेट सब्जेक्ट था। यस मैम। Okay. So you enjoyed both the lecture, beta? यस मैम। Thank you, Naveen. ओके नवीन बेटा, बी रेगुलर, और ऐसा मत सोचना कि मैं अकेला ही हूँ, बिकॉज समटाइम्स देयर आर 4 स्टूडेंट, देयर समटाइम्स देयर आर 40 स्टूडेंट्स। तो हमें नंबर पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या सीखना है। और हमेशा ये पॉइंट है, हम दोनों भी, मैम और मैं भी, ये कभी नहीं सोचते कि आज एक ही बच्चा है क्या पढ़ाएं, राइट। तो ये चीज आपको भी नहीं सोचनी है, एंड प्लीज बी रेगुलर बेटा, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था सर।
हाँ बोलो बेटा। सर ये सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे इसमें? सब्जेक्ट किस चीज में? बीबीए में।